हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखते हैं हम कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। सेक्शन 10 to 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। तो कॉम्पिटेंसी मतलब कौन कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कौन सी पार्टी कॉम्पिटेंट रहेगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एज ऑफ मेजोरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर। तो सेक्शन 10 डील्स विद of Indian Contract Act deals with contract is valid only if parties are competent। अगर parties competent है contract के लिए तो ही contract valid रहेगा, or else it would be void। Section 11 of Indian Contract Act define competent party। competent party कौन है? मेजर मतलब they should be above 18 years of age under Indian Majority Act 1875। सेक्शन 3 मेजर की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दी है, लेकिन इंडियन मेजोरिटी एक्ट में जो सेक्शन 3 है उसमें मेजर की डेफिनेशन दी है कि ही और शी शुड बी अबव 18 इयर्स ऑफ साउंड माइंड। मतलब वो पागल या वैसा कुछ होना नहीं चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए सारी चीजें। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर किसी लॉ ने उसको डिबार्ड किया रहा हो तो वो एक कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा। तो 3 फैक्टर है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर पर्सन बिलो 18 इयर्स। अगर माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, यहाँ पे मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष 1903 की केस है ये। तो इसमें एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो उस केस में जजमेंट क्या आया? माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। तो अगर कोई माइनर है, सपोज ए है और ये माइनर है बी, तो अगर इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और ये माइनर था कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड रहेगा, ये इस पे लागू नहीं करेगा माइनर पे। तो ये बताया गया था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो इफेक्ट ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या इफेक्ट है? माइनर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है इवन अब इनिशियो, मतलब बिगनिंग से ही अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड है तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते परफॉर्मेंस के लिए। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, मतलब एज अ बेनिफिशियरी, लाइक एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, ट्रस्ट या गिफ्ट। यहाँ पे एज ए बेनिफिशियरी उसको आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कोई एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। माइनर कैन नॉट रेटिफाई एन एग्रीमेंट मेड ड्यूरिंग माइनॉरिटी इवन आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी। तो ये क्या पॉइंट है? सपोज एक माइनर है, अभी उसकी एज है 12 साल, तो हमारे इसमें क्या है लॉ में? आफ्टर 18 वो मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज वो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, 12 साल का था तब, तो आफ्टर 18 उससे पूछा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट चालू रखना है या बंद करना है, तो माइनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको एसेंट दे, मतलब वो उसको रेक्टिफाई करे कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट अब लीगलाइज है या फिर अलाउड है या फिर मेरी परमिशन है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए। तो नहीं, ये माइनर जब अगर माइनॉरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो या कोई एग्रीमेंट बनाया हो तो वो वॉइड ही रहेगा, भले ही वो जब 18 साल का पूरा हो जाए, मेजर हो जाए वो इंसान, फिर भी वो उसको वैलिड नहीं कर सकता। तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा 18 साल के बाद अगर आपको कुछ करना होगा तो, लेकिन आप वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि बाय लॉ वो इनिशियल स्टेज से ही वॉइड है। इफ अ माइनर रिप्रेजेंट्स एज स्टिल नो लाइबिलिटी। अगर कोई माइनर है, अगर उसने नहीं बताया कि वो मेजर नहीं है, सपोज वो 17 का ही है और वो कह रहा है कि मैं 18 कंप्लीट हूं, तो फिर भी उस पर लाइबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी का पोजीशन या फिर कुछ गया हो उसके पास, या फिर उससे किसी ने पोजीशन लिया हो, तो वो प्रॉपर्टी रिस्टोर की जाएगी। बट प्रॉपर्टी इन हिज पोजीशन में बी रिस्टोर्ड अंडर रेस्टोरेशन प्रिंसिपल्स। पर्पज ऑफ लॉ क्या है? टू प्रोटेक्ट माइनर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड इम्प्रूडेंट एग्रीमेंट्स। अब माइनर मतलब उस वक्त कोई भी उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसलिए लॉ ने कोई लूप होल ही नहीं छोड़ा है, सो दैट
minor won't be exploited. Liability for supply of necessaries, section 68 of Indian Contract Act, ये थोड़ा सा रिलेटेड सेक्शन है इसलिए हमने अभी ही लिया है। तो सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट सेज लायबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल बट हिज प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर पेमेंट। तो सपोज अगर कोई इंसान एक माइनर है ये ए नाम का, तो अगर किसी ने इसको नेसेसरी चीजें प्रोवाइड की, सपोज इस ये माइनर है, ही डोंट हैव एनी लीगल गार्डियन और समथिंग और पेरेंट्स, तो सपोज एक ये बी नाम का पर्सन है, इसने उसको बेसिक चीजें सब प्रोवाइड की, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, हाउस, ट्रैवलेंस, मतलब उसका ख्याल रखा। तो बी उसके ए के प्रॉपर्टी में से ये इन चीजों का जो एक्सपेंस है वो ले सकता है, मतलब बी का वो राइट है कि अप टू दिस एक्सटेंट ओनली जो उसने खर्च किया है, और वो भी खर्च कैसा होना चाहिए, नेसेसरीज का सिर्फ, नहीं तो वो बोलेगा ये लो बेटा तुम्हारे लिए गोल्ड चेन ले लो, ये लो, फिर बाद में तुम्हारी प्रॉपर्टी में से ले लेंगे, वैसे नहीं चलेगा। सिर्फ नेसेसरी चीजें जैसे फूड, क्लोथ, एजुकेशन, मेडिकल केयर, तो इसके लिए माइनर पर्सनली लायबल नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है माइनर के पास तो उसमें से वो खर्चा भी ले सकता है। माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल बट हिज प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर पेमेंट। नेसेसरीज गुड सर्विस सुटेबल टू माइनर्स कंडीशन इन लाइफ एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द टाइम। तो जो रिक्वायरमेंट है और उसके लाइफस्टाइल को सूट होगा तो वही चीजों का नेसेसरी पकड़ा जाएगा। फिजूल के अगर बिना कारण कुछ खर्चे दिखाने की कोशिश की गई तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगी। साउंडनेस ऑफ माइंड और कॉन्ट्रैक्ट, तो साउंडनेस ऑफ माइंड क्या है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट is capable of understanding it, forming a rational judgment about its effect। जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसे वो समझ पाए और उस पर एक जजमेंट क्रिएट कर पाए, रैशनल जजमेंट कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसको हम साउंड माइंड बोलेंगे। तो एग्जांपल क्या है साउंड माइंड के? मतलब नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो नॉर्मल जैसे इंसान ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन बोलते हैं हम जिसे, उसको साउंड माइंड मतलब नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। तो अनसाउंड माइंड में भी दो तीन टाइप्स है, तो लुनेटिक, इडियट, ड्रंकन पर्सन। तो लुनेटिक क्या है? लुनेटिक और इडियट्स में थोड़ा फर्क है। इडियट इज ऑलवेज इन अनसाउंड मोड, मतलब ये अगर इडियट है तो वो हमेशा ही मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, एंड ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग और गोइंग इनटू एग्रीमेंट। लुनेटिक का थोड़ा अलग है, लुनेटिक का थोड़ा सा ऐसा स्टेप बाय स्टेप है, उसको बीच बीच में सपोज विद ड्यू रिस्पेक्ट सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये, सपोज उसको बीच बीच में ही ऐसे झटके आते हैं उसको, सपोज अभी ये मैंने जो लाइन बनाई है तो यहाँ पे उसको झटकाया, अब ये नॉर्मल है, फिर से उसको लुनेसिटी का झटका आता है, फिर से वो नॉर्मल बिहेवियर करता है। तो होते हैं ऐसे कुछ लोग कि मतलब हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार उनको ऐसे कुछ तो भी प्रॉब्लम होता है, तो एट दैट टाइम दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, और बाकी के वक्त वो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, लूसिड रहते हैं, लूसिड बोलते हैं हम उसे। नॉर्मल मतलब एकदम नॉर्मल, वो समझ पाते हैं सारी चीजें या रैशनल डिसीजन ले पाते हैं। तो लुनेटिक के लिए जब हम अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, अगर वो लुनेटिक है तो अगर इस पीरियड में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो जब वो लूसिड था, मतलब वो सारी चीजें समझ पा रहा हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अगर जब वो लुनेटिक था, मतलब जब वो साउंड माइंड में था, अगर उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो या एग्रीमेंट बनाया हो तो वो इनवैलिड रहेगा, और एल्स इट वुड बी वैलिड। इडियट्स का क्या रहता है? वो हमेशा ही अनसाउंड माइंड के मोड में रहते हैं, इसलिए उनके साथ कभी भी आप एग्रीमेंट करो तो वो हमेशा वॉइड ही रहेगा। ड्रंकन पर्सन,
void when incapable of understanding terms। तो lunatic और drunken person का ऑलमोस्ट सेम है। drunken person जब ड्रंक रहता है तो उसको समझ में नहीं आता है, तो उस वक्त वो void रहेगा अगर वो समझने की पोजीशन में नहीं है तो। और जब वो ड्रंक नहीं रहता फिर तो वो मोस्टली नॉर्मल ही बिहेवियर करता है, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मेड व्हेन अनसाउंड void, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ड्यूरिंग साउंड इंटरवल्स वैलिड। तो जब ये अनसाउंड रहेंगे तब वो void रहेंगे, या जब साउंड रहेंगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेंगे। लीगल डिस्क्वालिफिकेशन थर्ड कंडीशन है हमारी। पहली थी मेजर होना चाहिए, सेकंड था कि साउंड माइंड होना चाहिए, अब ये थर्ड कंडीशन है कि नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो लीगल डिस्क्वालिफिकेशन किसे कहते हैं? सर्टेन पर्संस थ्रू मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड, दो मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड आर डिस्क्वालिफाइड बाय स्पेसिफिक लॉज। भले ही वो मेजर और साउंड माइंड हो, लेकिन किसी लॉ के द्वारा उनको डिवाइड किया जाता है, डिस्क्वालिफाइड किया जाता है। सपोज बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट पर्सन, प्रॉपर्टी वेस्ट इन रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी सो कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। अगर कोई बैंकक्रप्ट है और उसकी प्रॉपर्टी किसी के पास है, मतलब बैंक के पास है, तो बैंक एक्ट एज रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी किसी को तो अपॉइंट करती है, तो अब ये प्रॉपर्टी उसके पास है अंटिल रिकवरी। तो ऐसे पोजीशन में वो बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट पर्सन उस प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एलियन एनिमीज, एलियन मतलब जो आउट ऑफ आवर नेशन, मतलब जो हमारे देश के सिटीजन्स नहीं है, और उसमें एलियन के साथ वो एनिमी भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर वॉर सस्पेंडेड। सपोज दो कंट्री है ए और बी, तो ए की कोई कंपनी है XYZ, इसने बी की ABC कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हमको ये ऐसे ऐसी चीजें सप्लाई करो, हम तुमको पेमेंट करेंगे। तो ये सब ठीक था, लेकिन ये अचानक ए और बी के पॉलिटिकल रिलेशन खराब हुए और इनके बीच वॉर चालू हुई। तो अब XYZ कंपनी ABC कंपनी को ये नहीं बोल सकती कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपको सप्लाई करना पड़ेगा, वॉर रहे या ना रहे। तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर वॉर सस्पेंडेड, मतलब ये सस्पेंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब ए और बी के कंट्री के बीच में ही अगर वॉर है तो उन कंपनीज के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सस्पेंड हो जाएगा। और आफ्टर वॉर, और जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर वो फिर से पीसफुल टर्म्स पे नया कॉन्ट्रैक्ट बना पा रहे हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही हो जाएगा। Foreign sovereigns and ambassadors can contract but enjoy immunity from being sued in Indian courts without prior sanction of central government। तो जो ये फॉरेन सॉवरिंग्स या फिर एम्बेसडर है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रहा और उनको सू करना हो इंडियन कोर्ट में, अगर उन पे कोई केस या कंप्लेंट करनी हो इंडियन कोर्ट में, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ये प्रोविजन दी गई है CPC के सेक्शन 86 में। Convicts or prisoners during imprisonment cannot contract but rights revive after release। तो जब तक वो जेल में है तब तो नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाहर आने पर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी एग्जांपल्स क्या है जो लीगली डिस्क्वालिफाइड है? लीगल डिस्क्वालिफिकेशन तो कुछ स्टैट्यूट्स में ऐसे सेक्शंस दिए गए हैं, लाइक सेक्शन 75 ऑफ पेटेंट्स एक्ट 1970, सर्टेन पर्सन्स कैन नॉट अप्लाई फॉर और असाइन पेटेंट्स। तो वो मतलब ये लीगली डिस्क्वालिफाइड है। सेक्शन 75 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, restriction on contracts relating to reserve forest produce। Section 130 of Transfer of Property Act 1882, some disqualifications in assignment of actionable claim। तो ये कुछ लॉयर्स, जजेस, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है एक्शनेबल क्लेम को असाइन करने के लिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ स्पेशल क्लासेस प्रिजनर्स इन जेल, तो इनकी कॉम्पिटेंसी क्या है? प्रिजनर्स इन जेल की डिस्क्वालीफाइड ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट अनलेस कोर्ट परमिट
जब तक इम्प्रिजनमेंट में है, जेल में है, तब तक तो वो डिस्क्वालिफाइड रहेंगे। अगर कोर्ट की परमिशन दी, कोर्ट से परमिशन मिली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी जनरली सस्पेंडेड, जब तक जेल में है मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है वो तो सस्पेंडेड ही रहेंगे। मैरिड वुमन, अंडर मॉडर्न लॉ मैरिड वुमेन are competent to contract if major and of sound mind. Earlier restriction under common law, example in England, no longer apply in India. ये बहुत अच्छी चीज है। जब अपना देश इंडिपेंडेंट हुआ, वुमेन डिडंट हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, मतलब हमारे जो पॉलिसी मेकर थे उन्होंने पहले ही वुमेन्स के राइट्स को कंसिडर किया था और उसी वक्त इक्वल राइट्स वुमेन्स को भी दिए गए थे। एलियंस, फॉरेनर्स, एलियन फ्रेंड कॉम्पिटेंट कैन कॉन्ट्रैक्ट। एलियन हम किसको बोलते हैं? जो अदर कंट्री या फिर हु इज नॉट सिटीजन। तो इसमें एलियन एनिमी और एलियन फ्रेंड, अगर ये हमारा नेशन है ए और ये बी नेशन है, ये एलियन है, फ्रेंड है, तो ये हम कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर ये सी कंट्री है और वो एनिमी है, देन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वॉर, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बिफोर वॉर सस्पेंडेड अनलेस पीस इज रिस्टोर्ड। तो एलियन एनिमी के इसमें कॉन्ट्रैक्ट entered before war will be suspended until peace is restored. Insolvents cannot contract regarding their property as it waits in the official assignee or receiver. अगर कोई इंसॉल्वेंट है, मतलब बैंकरप्ट है, उसके पास कुछ पैसा नहीं है, तो अगर उसकी प्रॉपर्टी किसी के इसमें इसके पास है, मतलब गिरवी है या बैंक के पास है एज मतलब रिकवरी के लिए, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो नहीं कर सकता है। कैन कॉन्ट्रैक्ट पर्सनली फॉर अदर मैटर्स, उसके पर्सनल लेवल पे अदर्स मैटर के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।